नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत महत्व का टॉपिक है क्योंकि इंडिया में खासकर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रेवेलेंस बहुत ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी प्रेवेलेंस या इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये एक साइलेंट बीमारी है, ये पकड़ी नहीं जाती अर्ली ऑन और पेशेंट काफ़ी लेट हो जाते हैं करेक्ट गाइडेंस और ट्रीटमेंट लेने में। तो नॉर्मली बोन में एक डायनामिक स्टेट रहता है जिसमें सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन्स में से मिनरल निकालते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को डिपॉजिट करते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों सेल हार्मनी में काम करते हैं और बोन का रीमॉडलिंग प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जेनेटिक्स या दूसरी चीजों के कारण अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो गई तो फिर नेट बोन लॉस देखा जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी शुरू हो जाती है। इनिशियली तो आप सिम्टम्स कुछ देख नहीं पाते हो, लेकिन कभी कभार फर्स्ट सिम्टम होता है फ्रैक्चर, जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है। तो पीक बोन मास क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हाइपर एक्टिव हो, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट ले रहे हो, बचपन में आपकी डाइट अच्छी है, आप कैल्शियम D3 वाले फूड खा रहे हो और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, तो बाय 30 इयर्स आपका पीक बोन मास रीच हो जाता है। उसके बाद बोन मास थोड़ा शायद कम होने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं, ऑस्टियोपीनिया शुरू हो सकता है। और जब लेडीज को मीनोपॉज होता है तब ईस्ट्रोजन जो बॉडी को ऑस्टियोपोरोसिस से प्रोटेक्ट करता है उसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है और उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो जनरली दो टाइप की ऑस्टियोपोरोसिस हम देखते हैं। एक होता है जो एज रिलेटेड या सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। आप देखते होंगे कई लेडीज जिनकी हाइट कम हो जाती है, बैक झुकने लगती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंटली प्रोग्रेस हो रहा है, ये सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है नॉर्मल मेनोपॉज के कारण, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस के कारण या सर्जिकल इंड्यूस्ड मेनोपॉज के कारण। यंग एज में अगर हिस्टेरेक्टमी हो गई, ओवरीज निकाल दी, तो इन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हाई हो जाता है और इन्हें चेक कराना चाहिए टाइम टू टाइम। दूसरे क्या फैक्टर्स है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, लो बॉडी मास इंडेक्स, जो यंग एज से ज्यादा स्मोक या ड्रिंक करते हैं, एरेटेड फूड, एरेटेड ड्रिंक्स और पैकेज फूड्स खाते हैं, अनहेल्दी डाइट रखते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखते हैं, कुछ खेलना नहीं, स्कूल गए घर आ गए कंप्यूटर पे बैठे, फिर स्कूल गए घर आ गए कंप्यूटर पे बैठे, बाहर खेलते नहीं या एक्टिव नहीं है, वॉक वगैरह पे नहीं जाते, एक्सरसाइज जिम नहीं करते, तो ये सब लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के आगे चल के रिस्क बढ़ जाता है। कई दवाइयां भी है जो ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस कर सकती है ग्रेजुअली, अगर आप ज्यादा समय तक खाते रहे। स्टेरॉइड्स भी है, मेन स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉमन है जो स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं। फिर एंटी एपिलेप्टिक्स, पेशेंट्स जो थायराइड की दवाई खाते हैं वो भी प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और भी कई डिजीजेस होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस को जल्दी बॉडी में ला सकती है। लिवर डिजीजेस होती है। तो आपको बाय द टाइम ये 40-45 थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कशन चालू करनी चाहिए। कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस, D3, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, डाइट। डाइट शुड बी वेरी गुड इन कैल्शियम एंड D3। प्रोटीन्स अच्छे मात्रा में लेने चाहिए। बॉडी को हेल्दी फूड दीजिए, एरेटेड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, जंक फूड, इरेग्युलर ईटिंग हैबिट्स, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ये सब चीजों से ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है।
तो कभी कभार तो पेशेंट फ्रैक्चर लेके आता है और फिर हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में ज्यादा करके वर्टिब्रल या स्पाइन के फ्रैक्चर्स कॉमन है, हिप के फ्रैक्चर्स और रिस्ट के फ्रैक्चर्स। रिस्ट के फ्रैक्चर्स तो खैर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। स्पाइन के फ्रैक्चर्स कभी कभार अगर बहुत ज्यादा बड़ी इंजरी है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, सर्जरी लग सकती है। ज्यादा करके तो ऑस्टियोपोरोसिस की स्पाइन फ्रैक्चर्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, जैसे ब्रेस वगैरह लगाना, दवाइयां देना, और उससे काफी फर्क पड़ जाता है। प्रॉब्लम एरिया है हिप फ्रैक्चर। अगर हिप फ्रैक्चर हो गया तो सर्जरी ज्यादा करके मैंडेटरी होती है, और अगर सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हेल्थ अगर और मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो सर्जरी में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, और इसे टाइम पे अगर आप ट्रीट करो तो आगे चल के फ्रैक्चर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। आजकल के स्टैटिस्टिक्स से बोलते हैं 50 मिलियन विमेन इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस से सफर करती हैं, और लार्जली दे आर अनअवेयर अबाउट इट, या वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। तो ट्रीटमेंट कैसे निर्भर होती है? कभी कभार हम ब्लड मार्कर्स करते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डेक्सा स्कैन, जहां रिस्ट, हिप और स्पाइन की स्क्रीनिंग होती है, और हमें बताया जाता है कि आपका नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बोन कितना वीक हो गया है। WHO की क्लासिफिकेशन है, अगर वो -2.5 के नीचे हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म्ड होता है, और अगर 1.5 या 2 तक है तो ऑस्टियोपिनिया होता है, यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। अगर -3-4 हो तो बहुत हाई रिस्क होता है फ्रैक्चर का, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है? इंजेक्शंस और दवाइयां अवेलेबल है। शुरू में अगर आपका बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो नहीं है तो आप टैबलेट्स ले सकते हो। तो टैबलेट्स कई प्रकार की आती है, कई आप वंस अ वीक लेते हैं, कई आप वंस अ मंथ लेते हैं। अगर आपको एसिडिटी इशू है या रिफ्लक्स का इशू है तो ये टैबलेट्स आपको परेशान कर सकती है रिफ्लक्स एसिडिटी से, और आपको ट्रीटमेंट बंद करना पड़ता है। तो फिर इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, जोलिंड्रोनिक एसिड, जो आप वंस अ ईयर ले सकते हो 4 साल के लिए। फिर आपको 1 साल रोकना पड़ता है, फिर आप ले सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। और नई नई दवाइयां आई है। अभी इंजेक्शन डेनिसुमैब आया है, जो पेशेंट 6 मंथली सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन देते हैं वैसे 6 मंथली लेना पड़ता है, और इसमें कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल 12 साल का तो फॉलोअप है, नॉन स्टॉप दिया हुआ है डेनिसुमैब, और पेशेंट का फ्रैक्चर रिस्क कम रहता है, और प्रीटी सेफ दवाई है। कभी कभार हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट PTH इंजेक्शन भी आए हैं, टेरीपैराटाइड। तो कौन से इंजेक्शन आपको जरूरत है, ये आपका डॉक्टर से आप सलाह करिए, वो आपको गाइड करेंगे। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये एपिसोड शेयर करिए। थैंक यू।